Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss the entire economics for your class. मतलब पूरा एक ही वीडियो में इकोनॉमिक्स के जो आपके चैप्टर हैं चारों खत्म हो जाएंगे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के टाइम आ गए हैं, पढ़ना है, और जिन्होंने अगर अभी तक पढ़ाई नहीं की है बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। देखो, हो सकता है कि तुम्हारे से मिस्टेक हुई होगी, तो अभी भी टाइम है, दिसंबर खत्म होने वाले हैं, जनवरी आ रहे हैं, फरवरी आ रहे हैं, मिड फरवरी या प्रोबेबल लास्ट फरवरी आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, मार्च तक चलेंगे। तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं सोशल साइंस की आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप वीडियो देखोगे और जो भी टॉपिक है आपको जो डाउट आएंगे तो कम से कम वीडियो देखोगे तो एटलीस्ट एग्जाम में फेल होने की स्थिति नहीं आएगी। मैं उनकी बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया है। तो अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो तो मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि 40 to 50 मार्क्स आपके एस्योर्ड आ जाएंगे। बट एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लेने से क्या होगा। द थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क लाइक दैट। और अगर हाँ तब भी तुमको दिक्कत है, अभी अगर मन में कहीं नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो एक नंबर जो है देख रहे हो ये फ्लैश कर रहा है। अगर आपको मन में कोई भी नेगेटिव विचार आ रहे हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट। तो देखो डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट जनरली हम बात करते हैं, हर लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि डेवलपमेंट किसी के लिए मतलब हो सकता है ज्यादा पैसा कमाना, डेवलपमेंट हो सकता है। किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर राइटिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो ये हमारे लिए डेवलपमेंट है। किसी के लिए डेवलपमेंट का ये मतलब हो सकता है कि घर में कार नहीं है, कार खरीद लेंगे तो उनको लगेगा ये डेवलपमेंट है। किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब हो सकता है कि सब कुछ है, जैसे लड़कियों के केसेस में ऐसे आ सकते हैं कि घर में सब कुछ है बट द फ्रीडम दैट शी इज लुकिंग फॉर, वो घर में आजादी नहीं मिलती है, तो फ्रीडम उसके लिए हो सकता है। हालांकि लड़कों के केस में भी हो सकता है, बट मैं एक जनरल बता रहा हूं कि लड़कियों की उतनी आजादी नहीं मिलती है, तो फ्रीडम वहां पे हो सकता है। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि जिस कंडीशन में हो उससे और थोड़ा बेहतर कंडीशन में आना, ठीक है। अगर डिफाइन करने की जरूरत होगी तो वी कैन डिफाइन एज डेवलपमेंट लाइक दिस, ठीक है। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट गोल की। अब देखो, फिर जैसे मैंने कहा कि हर लोगों के डेवलपमेंट गोल अलग अलग होंगे। अब कहोगे कि क्या मेरी क्या डेवलपमेंट गोल है, ये डिपेंड करता है। जैसे तुम्हारी डेवलपमेंट गोल मेरी डेवलपमेंट से मैच भी कर सकती है, अलग भी हो सकती है। कैसे? जैसे मेरे देखो यूट्यूब में सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, तो मेरे लिए डेवलपमेंट गोल अगर मैं इस प्रोस्पेक्टिव में बात करूं तो मेरे लिए क्या होगा कि मेरे अभी 500 प्लस सब्सक्राइबर है, मैं चाहूंगा कि 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो या 5000 प्लस सब्सक्राइबर हो। पहले तो मैं 5000 चलूंगा, फिर 5 लाख आएगा। तो ये मेरे लिए डेवलपमेंट गोल इस बिहाफ पे यहाँ हो सकता है। हो सकता है मैं करियर की अगर बात करूं तो डेवलपमेंट गोल अलग हो सकता है। तो अलग अलग सेक्टर में हमारे खुद के डेवलपमेंट गोल जो है वो डिफर हो सकते हैं। तुम्हारे डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन के डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के डेवलपमेंट गोल अलग हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वहां पे हम लोग हर चैप्टर को जो है 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। जो उतना ही कर लोगे तो आई कैन गारंटी आपके 60 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो डेवलपमेंट गोल ये देखो किन के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि व्हाई द डेवलपमेंट गोल ऑफ वन पर्सन इज डिफर फ्रॉम अदर पर्सन। देखो, हर लोगों के इंटरेस्ट अलग है, हर लोगों का एम्बिशन अलग है, हर लोगों की लाइफ जीने के तरीके अलग है, तो अकॉर्डिंगली लोगों के डेवलपमेंट गोल भी अलग अलग होते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ द डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सन कुड बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, ठीक है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं। एक आदमी था, उसकी 2 बच्ची थी, उन्होंने दोनों बच्चियों की शादी की। अब एक की शादी जो की पॉटर से की, पॉटर मतलब कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, और दूसरे की शादी की एक किसान से। तो जब वो किसान के यहाँ जिसके यहाँ शादी हुई थी उसके घर गया तो बेटी से पूछा कैसे चल रहे नहीं चल रहे। तो बेटी ने कहा सब ठीक है पापा, बस थोड़ी सी बारिश अच्छी हो जाए तो और बढ़िया रहेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि बारिश ज्यादा हो जाए। अब दूसरी बेटी से जब वो मिलने गया जो पोटर थे, अब देखो कुम्हार जो है वो बर्तन जो बना रहे हैं वो क्या वेस्ट करेंगे कि बारिश ना हो, क्योंकि उनको सुखाना पड़ता है। तो वहां पे उसने बच्ची से पूछा
कि बताओ क्या कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उसकी बेटी ने कहा कि पापा सब ठीक है, बट बारिश आप गॉड से प्रे करना कि बारिश ना हो। तो देखो, एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन है ना, कि अगर बारिश होती है तो फार्मर खुश रहेंगे बट पॉटर नाराज रहेंगे, बारिश नहीं होती है तो पॉटर खुश हैं, किसान नाराज है। तो सेम वैसा ही कर सकते हैं कि किसी के लिए डेवलपमेंट जो हो सकता है दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन बन सकता है। एग्जाम में क्या लिखोगे, ये कहानी अगर लिख सकते हो तो लिख देना, नहीं लिख सकते हो तो आप डैम का सिंपल से एग्जाम्पल दे देना। कैसे कि एक जब डैम बनता है तो डेवलपमेंट उसके आसपास के एरिया के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी है किसी लोगों के लिए, जैसे एक्वेटिक लाइफ जो है डेंजर में आ जाते हैं, बहुत सारे किसानों के फील्ड हैं डूब जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो अगल बगल के गांव हैं बाढ़ आने के खतरा होते हैं। तो इस केस में कह सकते हैं कि किसी का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। समझ आए? देखो, तुम अभी जॉब नहीं कर रहे हो, अगर जॉब करोगे अभी तुम्हारे दिमाग में आते होंगे कि हमको ऐसी जॉब करनी है जिसमें बहुत ज्यादा सैलरी हो। जनरली हमारे दिमाग में यही आते हैं। जब मैं भी स्टूडेंट था तो मुझे भी यही लगता था, बट क्या सैलरी तुमको सेटिस्फैक्शन दे सकती है? अभी हो सकता है लगता होगा कि अगर 2 लाख रुपए सैलरी दे दे, 5 लाख रुपए सैलरी दे दे तो हमारे पास हर कुछ होगा। नहीं। तो हम अब बात करेंगे कि डेवलपमेंट का अदर मीन्स ऑफ गोल जो होते हैं डेवलपमेंट के क्या होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इनकम के बिहाफ पे नहीं होता है, हालांकि इनकम एक बहुत बड़ा सोर्स है। जैसे मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरे पास इनकम जीरो हो तो हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं ये जो स्टैंड है मैं ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूँ या जिस पे फोन में सेटअप किया है, ये कैसे कर सकता हूँ? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इनकम इज द थिंग दैट वी हैव टू पुट, बट रेदर देन इनकम वी लुक अ मिक्स ऑफ गोल्स। है देखो, किसी भी जगह जब आप काम कर रहे हो, अगर तुमको मान लो कि तुम इंडिया में जॉब कर रहे हो, अगर तुम्हें कहा कि तालिबान में जाके काम करना है या अफगानिस्तान में काम करना है जहां कभी भी तुम्हारे ऊपर अटैक हो सकता है, या ऐसी जगह में काम कर रहे हो जहां बहुत वेदर कंडीशन खराब है, तो क्या काम करोगे? नहीं करोगे। जहां पे मतलब हम लोग जो है डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम नहीं देखते हैं, एक बेहतर वर्किंग कंडीशन चाहिए, बेहतर सिक्योरिटी चाहिए, एज वेल एज बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, समझ आए? अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट, देखो, एक पर्सनल डेवलपमेंट हमने बात किया कि पर्सनल डेवलपमेंट मोर इनकम अगर आदमी का हो जाए तो एक पर्सनल डेवलपमेंट है, बट इनकम एकमात्र ऐसा कैटेगरी नहीं है जिससे डेवलपमेंट हो सके। दूसरी कैटेगरी की अगर बात करें तो हमने देखा कि बहुत सारे अदर तरीके हैं। तो किसी कंट्री का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते, मेजर कर सकते हैं? तो देखो, नेशनल डेवलपमेंट को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से 1-2 तरीके जो है वो क्या है कि जिस कंट्री में बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो जाए, जहां बेहतर फ्रीडम हो, जहां बेहतर लिबर्टी हो, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो वी कैन से दैट दीज आर द वे टू कैलकुलेट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज। तो अगर टेक्निकल की बात करोगे नेशनल डेवलपमेंट को कैलकुलेट करने का, सो देयर आर 2 फॉर्मूलाज। ठीक है, ये देख सकते हो। वन इज पर कैपिटा इनकम एंड अनदर इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होते हैं? एक कंट्री में 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोगों ने एक साल में जितना पैसा कमाया, ठीक है, ये नेशनल इनकम है। हालांकि इसको डिफाइन करने के और भी तरीके हैं, मैं बस एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं। इफ यू विल टेक इकोनॉमिक्स इन क्लास 11 एंड 12, यू विल हैव अ फर्दर डिस्कशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, हालांकि इसमें दिक्कत होती है कि अब डेमोग्राफी देखो किसी कंट्री की चेंज हो सकती है, मतलब कि कहीं पॉपुलेशन कभी 10 लाख की अगर मैंने बात किया तो हो सकता है 9 लाख हो गए, कोई पॉपुलेशन माइग्रेट कर गया, या कोई पॉपुलेशन किसी ने बाहर से जो पैसा भेजा, तो इसमें से प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए जो दूसरा थ्योरीज है दैट इज पर कैपिटा इनकम, इससे कैलकुलेट किया जाता है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम इज आल्सो कॉल्ड एज एवरेज इनकम, मतलब कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन अगर कर दे तो उसको हम पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम कहते हैं। अब कंट्रीज के बीच जो डिवीजन है वो इकोनॉमिक बिहाफ पे या पर कैपिटा इनकम के बिहाफ पे कहोगे 3 तरीके से किया गया है। कौन से 3 तरीके हैं? एक, रिच कंट्रीज जिसके कि जहां पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लगभग $50,000 पर कैपिटा इनकम है, मतलब एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन एक साल में $50,000 कमाता है। दूसरा जो है ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज है, इनमें जो एवरेज इनकम है ये लगभग $7,000 के आसपास है। और जो थर्ड कैटेगरीज में आते हैं, जो गरीब कंट्रीज में कर सकते हो, ये पुअर इनकम वाले होते हैं, ये लगभग $2,500 पर
ईयर के हिसाब से अर्न करते हैं। तो ये देख सकते हो कि 3 कंट्रीज के 3 टाइप के कंट्रीज है। एक तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा रिच कंट्रीज कह सकते हो, अल्ट्रा रिच या रिच कंट्रीज कह सकते हो। हमारे जो कैटेगरीज है जो है, अब समझ जाओ कौन से है, इन तीनों में से बताओ कौन से हैं। तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो पर कैपिटा इनकम डाउन रहेगा। जनरली वो कंट्री ज़्यादा रिच है जिनमें पॉपुलेशन कम है। बट इनकम इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया दैट शुड बी कंसिडर्ड कि कौन सा कंट्री या स्टेट जो है डेवलप है या कम डेवलप है। जैसे इस डेटा में देखोगे, यहाँ पे आप देखो बिहार, केरला और हरियाणा की डेटा दिए गए हैं। तो कुछ पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये मतलब क्या क्या चीजें हैं। पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, इन पे जो है स्टेट को कंपेयर किया गया है। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि ये टर्म है क्या। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऐसे बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चे जो अपनी एज 1 साल तक भी कंप्लीट नहीं कर पाते एंड दे डाई। अब डाई करने का देखो किस स्टेट में ये बच्चों की डेथ ज्यादा होगी, जहां बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जहां बेहतर जो कह सकते हो कि लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं होगा, जहां बच्चों को मतलब जब माँ के उम्र में जब होंगे बेहतर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, माँ को न्यूट्रिशन जब नहीं मिलेगा तो हेल्थ केयर जहाँ मतलब सीधे से कह सकते हो कि फैसिलिटी जहाँ पे अच्छी नहीं रहेगी वहां पे डेथ रेट ज्यादा होंगे। ठीक है। अब दूसरा जो है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब हो गया लगभग ये 6 से 10 सालों के अंदर में कैलकुलेट होते हैं। वो बच्चे जो स्कूल तो जाते हैं बट स्कूल जाने के बाद आगे की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि उनको डोमेस्टिक वर्क करना होता होगा, हो सकता है स्कूल का डिस्टेंस जो है उनके घर से बहुत ज्यादा होगा, रीजन कुछ भी हो सकते हैं। तो नेट अटेंडेंस रेशियो इस तीनों डेटा में जो दिखाया था अभी उस पर हम बाद में बात करते हैं, पहले इसको एक एक करके समझो। ठीक है। और थर्ड हो गया क्या, लिटरेसी रेट। ऐसे 7 साल या उससे ऊपर के बच्चे जो इंडिया के कोई भी एक लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना या समझना जानते हैं, दे आर कॉल्ड लिटरेट। 3 टर्म पे हम कंपेयर कर रहे हैं स्टेट को। कौन कौन सा? पहला जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा जो है लिटरेसी रेट और तीसरा जो है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज। तो एक क्वेश्चंस भी आते हैं कि मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स। ठीक है, ये बहुत सही क्वेश्चंस भी है क्योंकि मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता है ना। अब मनी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है तो तुम क्या रोड सब जगह बना दोगे? नहीं ना। पब्लिक फैसिलिटीज को क्या अवेलेबल करा सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए जो है देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट देन डेवलपमेंट, यू कैन से दैट। ठीक है, तो रेदर देन मनी यू कैन से दैट अ लॉट ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड। तो क्या क्या चीजें चाहिए? देखो पॉल्यूशन फ्री एरिया चाहिए। अब जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे पॉल्यूशन अगर बहुत ज्यादा रहेगा तो बीमार होगे, हॉस्पिटल जाते रहोगे। तो हमें एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है, एज वेल एज हमें कर सकते हो कि सिक्योरिटी भी चाहिए होंगे। जब किसी एक सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हमको घर दिन में जाने में डर लगे, रात में जाने में तो वैसे डर लगता ही है, लेकिन अगर दिन में भी जाने से डर लगने लगे तो फिर हम उस सोसाइटी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो देखो मनी कैन नॉट बाय, क्या क्या चीजें नहीं खरीद सकता। एक डिजीज फ्री लाइफ, कहते हैं ना कि पैसे से आपको कंफर्ट मिल सकती है लेकिन नींद नहीं। बहुत सारे डायलॉग देखे होंगे तुमने। तो पैसा जो है आपके लिए क्या ला सकता है? बढ़िया से कंफर्ट ला सकता है, लेकिन नींद कैसे लाएगा? तो हमको क्या चाहिए? एक कंफर्ट तो चाहिए ही, पैसे से आते ही है, लेकिन हमको एक डिजीज फ्री लाइफ चाहिए और प्रोटेक्शन चाहिए जो डिजीज से हमें हम कर सकते हो होते हैं। जैसे कोविड आ गया था, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे फिर भी मरे ना। और सोसाइटी में जो है इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, किसी तरह की अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर सकते हो कि किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हम सबको फ्रीडम चाहिए और हमको ऐसा लगे कि चाहे वो हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, ये देश हमारा है। इसको क्या हम पैसे से खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मनी कैन नॉट परचेज ऑल दोज थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो। पीडीएस क्या होता है? सरकार जो है गरीबों के लिए 1 रुपए 2 रुपए में अनाज उपलब्ध कराती है। ठीक है, क्यों उपलब्ध कराती है? ताकि उन लोगों के पास सबके एक जैसे सबके पास पैसे नहीं है, तो जो भी सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फार्मर्स के पास होता है सरकार उसको परचेज करती है और परचेज करने के बाद क्या करती है कि गरीबों को वो सस्ते दाम में या सब्सिडाइज मनी में उनको गेहूं और चावल प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ह्यूमन डेवलपमेंट किसी कंट्री में मेजर कैसे किया जाए। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में मेजर करने के लिए एक संस्था है UNDP,
जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करती है, हर कंट्री को एक रैंकिंग देती है 0 से 1 के बीच में। तो जिस कंट्री को, अब देखो 0 से 1 के बीच में आया तो जो 1 के नजदीक आएगा वो कंट्री ज्यादा डेवलप, जो 0 के नजदीक आएगा वो कम डेवलप। तो ये जो रैंकिंग होती है इसको क्या कहते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस कंट्री में देखो सबसे टॉप पे कौन है और सबसे बॉटम में कौन है। तो जो मतलब जो ये कंट्री जो सबसे टॉप पे है, इसका ये मतलब हो गया कि इस कंट्री में जो है लोगों के लिए बेहतर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, लिटरेसी रेट होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर होगी, हेल्थ केयर बेहतर होंगे। तो ये इसीलिए ये कंट्री जो है ये नजदीक है। और जिस कंट्री में लाइफ जो कह सकते हो लाइक हेल्थ है, वहां पे HDI नीचे है। एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं वो है क्या, BMI क्या है। तो BMI का मतलब हो गया बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, फॉर्मूला एकदम सिंपल है। ये देखो फॉर्मूला है, अगर मान लो तुम्हारी हाइट, अब इसके हिसाब से मान लो तुम्हारी हाइट जो है 165 है और तुम्हारा वेट जो है 55 है, तो उसके हिसाब से तुम्हारी BMI कितनी होगी, इतनी। अब अगर BMI में कैलकुलेट हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 डेटा तुमको याद रखने हैं कि अगर किसी के BMI का जो वैल्यू है वो लेस देन 18.5 आ रहे हैं, मतलब उस आदमी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, अपना वेट बढ़ाओ भाई, ठीक है ना। अगर BMI जो ये आ रहा है 25 से ऊपर आ रहा है, एक एग्जांपल ये देख लो, अगर BMI 25 से ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स यू नीड टू रिड्यूस योर वेट। तुम खतरे के साइन हो, धरती के लिए भी और अपने लिए भी, ठीक है। तो तुमको BMI रिड्यूस करने की जरूरत है, मतलब बॉडी मास, जो बॉडी में मास जो तुम्हारे वजन बढ़े हुए हैं उसको घटाने की जरूरत है, नहीं तो देयर इज मोर चांसेस कि तुमको कोई डिजीज हो सकती है। अब कहोगे कि इसको बुक में क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये मोटा पतला ये बॉडी सेविंग है, बिल्कुल नहीं है। देखो अगर तुम मोटे रहोगे तो क्या होगा कि तुम कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी हो। बोलोगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर देयर इज मोर चांसेस कि गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ तुम्हें कोई हेल्थ इशू आ जाए या कोई कुछ भी आ जाए, ठीक है। हो सकता है तुमने इंश्योरेंस करा के रखा होगा बट फिर भी ये फालतू के खर्चा होगा ना। इंस्टेड दैट अपना वेट कम कर लो, अगर किसी के वेट कम है तो वेट बढ़ा लो, ठीक है। हालांकि बहुत आसान नहीं है कहना, बट द थिंग इज दैट यू कैन वर्क ऑन दिस। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, देखो हम डेवलपमेंट तो करते रहते हैं बट साथ में डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि जैसे एक कोल माइंस का हमने एग्जांपल लिया, तो हमने कोल माइन से कोल निकाला बट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव डन, हमने उससे जो है माइनिंग बहुत ज्यादा स्टोन जो निकाले या जो अनवांटेड चीजें थी उसको थ्रो कर दिया। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट हुआ कि जो कह सकते हो नेचर के साथ हमने छेड़छाड़ की ही, आज वेल आज डिस्ट्रक्शन भी एक लार्ज लेवल पे किया, सॉइल का जो लेयर था उसको हमने बर्बाद किया। ये बहुत सारी चीजें हो सकती है उसमें से। तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि वी शुड डू द डेवलपमेंट बट विदाउट एनी डिस्ट्रक्शंस, मतलब हम डेवलपमेंट करेंगे विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, और हम रिसोर्सेज को कंजर्व भी करेंगे ताकि जो हमारे आने वाले जनरेशन से वो भी यूटिलाइज करें। ऐसा नहीं कि हमको जो मिला उसको हम लूट कूट के खा जाएंगे, है ना। तो चलो इस चैप्टर में इतना ही था। अब थोड़ा सा पानी पी लो। दूसरा चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस मैंने जैसे पहले ही कहा कि वीडियो को लास्ट तक देखो, हर चैप्टर वाइज जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकते हैं कुछ टॉपिक जो है मैंने कवर नहीं किया होगा तो वो क्वेश्चंस में कवर कर देंगे, जरूरत पड़ी तो वहां भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पूरे वीडियो को देखना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं दूसरा चैप्टर, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, देखो जब मैं कोई काम कर रहा हूँ उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे हैं तो देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं, बट व्हेन आई एम डूइंग द सेम जॉब टू माय किड्स, अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो उसके कोई पैसे मुझे देगा नहीं, सो देन इट विल बी कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे एक डॉक्टर है तो व्हेन ही इज सर्विंग टू हिज फैमिली मेंबर्स ही विल नॉट टेक एनी चार्ज, बट व्हेन ही इज ट्रीटिंग टू द अदर पेशेंट ही विल टेक मनी फॉर दैट। तो एक ही आदमी के एक ही काम दो अलग अलग जगह पे, इट कुड बी इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ आए। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स या 3 वेज। तो कौन कौन से, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्सरी एक्टिविटीज। अब देखो इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत आसान है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में होता क्या है, इसको दूसरा नाम इसको कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज इज आल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, जहां पे रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन होते हैं, ऐसा सेक्टर जिसमें रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन होते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज।
ठीक है। अभी देखो एग्जांपल बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दूसरे जो सेक्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर, जो भी कहो एक ही है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या हो गया, यहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर दिया जाता है, या तो फिनिश गुड्स में तैयार किए जाते हैं या जो है प्रोसेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसको दूसरा जो नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज का, इसको कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और थर्ड जो है वो है टर्सरी एक्टिविटीज या टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी एक्टिविटीज में क्या होते हैं कि यहाँ पे जो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करती है ये टर्सरी भी करती है, ये टर्सरी सेक्टर करते हैं। तो इसको कह सकते हो सर्विस सेक्टर। तो एग्जांपल समझो, देखो प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल हमने लिया शुगर केन। तो शुगर केन में क्या हुआ, यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हुए, ठीक है। सेकेंडरी में क्या हो गया कि सेकेंडरी में रॉ मटेरियल शुगर केन हो गए और सेकेंडरी में क्या हुआ, शुगर केन शुगर बना दिया गया फैक्ट्री में। तो इसलिए इसको हमने कहा मैन्युफैक्चरिंग। और शुगर केन को शुगर मिल तक पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए था, बस चाहिए, ट्रक चाहिए, जो भी चीजें चाहिए जिससे हम पहुंचाएंगे। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन की हमें जरूरत थी उसको हेल्प किया किसने, सर्विस सेक्टर ने। तो टर्सरी सेक्टर वी कैन से दैट इट इज द बैकबोन फॉर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। हालांकि तीनों सेक्टर्स जो होते हैं आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब बोलोगे कैसे, कि अगर शुगर नहीं डिमांड होगी शुगर की तो शुगर केन की भी डिमांड घट जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशंस नहीं रहेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की मार्केट में एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो ये जो तीनों होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। समझ आया? फिर से एक बार बता देता हूं, प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्टर में फिनिश्ड गुड के प्रोडक्शन, और टर्सरी जो है ये दोनों को कनेक्ट करती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तो कोई गुड्स आपको नहीं दे रहा ना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। आपकी जो मोबाइल नेटवर्क कंपनियां हैं वो आपको क्या दे रही है, कोई गुड्स नहीं दे रही है, आपको कोई सर्विस दे रही है। बैंक आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। हॉस्पिटल क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। सो दीज ऑल आर सर्विस सेक्टर। समझ आया? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे गुड्स तो दे रहे हैं बट ये प्रोडक्शन नहीं करते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ समहाउ। अमेजन के कुछ प्रोडक्ट आते हैं, फ्लिपकार्ट के कुछ प्रोडक्ट आते हैं, तो कह सकते हो कि ये सेकेंडरी और टर्सरी दोनों के काम करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन द 3 सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी आजादी हमें मिली उसके बाद से 1972 तक ही प्राइमरी सेक्टर कह सकते हो डोमिनेंस स्टेज में रहा। मतलब एग्रीकल्चर एंड ऑल द रिलेटेड गुड्स आर इन द डोमिनेंट स्टेज। क्यों? क्योंकि जो है हमारा कह सकते हो फैक्ट्रीज या सर्विस सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। बट धीरे धीरे जो है फैक्ट्रीज के नंबर बढ़ने शुरू हो गए। तो जैसे ही फैक्ट्रीज बढ़ेंगे तो देखो उसको गुड्स कैरी करने की जरूरत पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब टर्सरी सेक्टर की ज्यादा जरूरत पड़ी, एज वेल एज डिमांड प्राइमरी सेक्टर से भी बढ़ने लगे। तो जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर थोड़े से बूम करने लगेंगे तो कह सकते हो कि सेकेंडरी और टर्सरी दोनों को फायदा हुआ। प्राइमरी को भी फायदा हुआ, ऑब्वियस है। इसका क्या फायदा हुआ? आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू अ वर्ड दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या होता है, छिपी हुई बेरोजगारी। जहां पे 4 लोगों की जरूरत थी 10 लोग थे। तो ये जो प्राइमरी सेक्टर में जो जिन लोगों की जरूरत नहीं थी उन लोगों को खींचा गया, उन लोग जो है सेकेंडरी और टर्सरी की तरफ माइग्रेट हुए, और धीरे धीरे जो कह सकते हो कि इसका असर क्या हुआ कि बेरोजगारी हमारी कंट्री में घटती गई। हालांकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज की बात करोगे तो जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में था वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी और टर्सरी की ओर माइग्रेट किया। तो अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब हमारी कंट्री में देखो गुड्स एंड सर्विस दो चीजें क्रिएट होती है किसी भी कंट्री में। गुड्स का मतलब क्या हो गया कि तुम सपोज एक मोबाइल खरीद रहे हो तो वो गुड्स हो गया। अब मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो क्या हो गया, सर्विस है। तो कोई भी प्रोडक्ट जो है गुड्स, सर्विस एज वेल एज गुड्स दोनों के साथ चलता है। तो हमारी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन एक साल में हुए वो हमारी कंट्री की जीडीपी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी कंट्री में अगर जीडीपी के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा एक समय तक कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का रहता था। अब क्या हो गया कि प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया किसने, टर्सरी सेक्टर ने। तो एक समय तक जो प्राइमरी का देख लो कंट्रीब्यूशन कितना रहता था, और अब इसको रिप्लेस कर दिया है टर्सरी सेक्टर ने। मतलब हमारी कंट्री के सिंबल से अगर वर्ड में कहूं कि इनकम जो है टर्सरी सेक्टर से अब ज्यादा हो रही है। हालांकि लोग कहां सबसे ज्यादा एंगेज है, अभी भी जो है सबसे ज्यादा लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है। क्लियर? देखो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टर्सरी सेक्टर क्यों इतना ज्यादा इंप्रूव कर रहा है।
इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाई टर्सरी सेक्टर इज गेनिंग इट्स इंपॉर्टेंस। तो देखो, टर्सरी सेक्टर की जरूरत किसको नहीं है? जैसे एजुकेशन, सबको जरूरत है। तुम पढ़ रहे हो ना मेरे से अभी, तो तुमको जरूरत है टर्सरी सेक्टर की, ठीक है। हॉस्पिटल, किसको जरूरत नहीं है? कौन बीमार नहीं होता है? किसको चोट नहीं लगती है? तो कौन से ऐसे घर हैं जिनमें से कोई आदमी हॉस्पिटल नहीं गया होगा? ऐसा कोई हो सकता है? तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जरूरत सबको है, एजुकेशन की जरूरत सबको है। चलो हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, एजुकेशन की तो जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो ये सारे जो है सर्विस सेक्टर प्रोवाइड करता है। बैंकिंग की जरूरत है, यहां दे रहा है मोबाइल कंपनियों की जरूरत है, सर्विस सेक्टर है। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर दैट एवरीबॉडी इज रिक्वायर्ड। तो दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब उस कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, ट्रेड बेहतर हो, और ये टर्सरी सेक्टर में ही आ। और जब लोगों की इनकम ज्यादा बेहतर होती है तो बेहतर सर्विस लोगों को चाहिए। अब देखो कैसे, मान के चलो कि तुम मोबाइल के डेटा से काम चला रहे हो, तुम्हारे थोड़े से इनकम बढ़ गए, तुमने घर में ब्रॉडबैंड लगा लिया। तो जैसे ही तुम्हारे पास इनकम बढ़े, तुमने अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है, कि और ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं। 3G थे, 4G हो गए, 5G आ गए, तो अब ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो पहले से ज्यादा। तो टर्सरी सेक्टर की डिमांड ज्यादा बेहतर कर सकते हो। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, डिमांड ज्यादा बेहतर हो रही है। समझ आए? और बहुत सारे अभी देखो, नेटफ्लिक्स आ गए हैं, अमेजोन आ गया है, प्राइम, हॉटस्टार है, और बहुत सारी चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर रहे हो। तो समय बदलने के साथ हम सर्विस सेक्टर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने एक टर्म बताया था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट घर में बैठे रहोगे ना, कहोगे जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन अ पर्सन इज विलिंग टू डू जॉब एंड ही इज नॉट फाइंडिंग जॉब, देन इट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कि मैं जॉब करना चाह रहा हूं, मुझे जॉब मिल नहीं रहा है, तो ये सिचुएशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट करती है। तो इसका एक पार्ट जो है आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल का क्या मतलब हो गया? तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि किसी एक टाइम में हमको, किसी एक सीजन में हमको जॉब मिला और अगले सीजन में जो है हम बेरोजगार हो गए। जैसे मान के चलो कि शादी का सीजन है, ठीक है, तो शादी के सीजन में घर में हो सकता है कि तुम्हारे घर में पेंट करने वालों की जरूरत पड़े, तुम्हारे घर में कारपेंटर की जरूरत पड़े। तो हो सकते हैं कि पेंट करने वालों को फिर जब शादी का सीजन खत्म हो गया जॉब नहीं मिले, या बैंड बाजा वालों की, बैंड बाजा तो लोग नहीं होता ना कि चलो आज मन नहीं लग रहा है, बैंड बाजा वालों लोगों को हायर कर लिया, चलो बजा देते हैं, ऐसा तो हम करते नहीं है। तो जिन लोगों की, हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीजन पे ही जिनको काम मिलता है, तो दूसरे सीजन में वो बेरोजगार हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो बात हो गई अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स की। नाउ यू आर थिंकिंग कि ये इतने बड़ी कंट्री है, इतने ज्यादा लोग हैं। एक डेटा मैं आज ही देख रहा था कि बाय 2023 वी विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये कंसर्निंग चीज है हमारे जैसे कंट्री के लिए जहां बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे किया जाए? तो देखो, देयर आर टू वेज, एक होगा शॉर्ट टर्म और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे? तो सबसे पहले तो द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड हैव टू लॉन्च सम स्कीम्स लाइक एज एमजी नरेगा। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस नाम जान लो। एंड देयर इज मोर अनएम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन। तो महिलाओं में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो सम सीट्स शुड बी रिजर्व, एटलीस्ट 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर फीमेल। तो ये तो हो गए शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको खत्म करने के लिए हम क्या लॉन्ग टर्म प्लान ला सकते हैं, ये देखो। तो सबसे पहले जो है लोन हमें सस्ते प्रोवाइड करने पड़ेंगे फार्मर्स को, क्योंकि फार्मर्स जो है, देखो किसी भी सेक्टर में हम जॉब कर रहे हैं, हमारी बेसिक नीड्स है कहीं ना कहीं फार्मिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं, क्योंकि खाना जब तक नहीं खाएंगे हाउ वी कैन सर्वाइव, आइदर वी आर वर्किंग ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमें चाहिए खाने, और ये खाना एग्रीकल्चर से होगा। तो एग्रीकल्चर तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे यहाँ फार्मर अच्छी प्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहला है कि फार्मर को सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना चाहिए। इसको हम लोग अगले चैप्टर में और थोड़े डिटेल से बात करेंगे। एग्रीकल्चर फैसिलिटीज ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। सेमी रूरल एरियाज में जहां तक पॉसिबल हो सके फैक्ट्रियों की सेटअप होनी चाहिए। बड़ी फैक्ट्री नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट जो है छोटी फैक्ट्रीज की सेटअप होनी ही चाहिए। देखो, लिटरेसी रेट भी बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो ज्यादातर स्कूल कॉलेज इसको सेटअप करना चाहिए। इससे भी क्या होगा कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होंगे। और हॉस्पिटल, सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, देखो बैंकिंग, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है टर्सरी सेक्टर की, हम लोगों ने पहले ही देखा डिमांड बढ़ते जा रही है। तो जहां तक पॉसिबल हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों सेक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, खास करके सेकेंडरी और टर्सरी ज्यादा, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी ज्यादा बेहतर होगी तो प्राइमरी पे डिपेंडेंसी कम होगी और प्राइमरी को ज्यादा फोकस करने का
चांस मिलेगा हमें। अब हम बात कर रहे हैं एमजी नरेगा की। तो इसका देखो फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना कि फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले जो है ये सिर्फ जो है नरेगा था, मतलब नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। तो इसमें बाद में जो है महात्मा गांधी जुड़ गए। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनको खास करके सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती है, उनके लिए एटलीस्ट 100 डेज के जॉब एश्योर करने की गारंटी देती है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है कि एटलीस्ट साल भर में अगर कि 365 दिन होते हैं, 365 दिन में सपोज आपको 100 डेज ही जॉब मिला या 50 दिन जॉब मिला, हो सकते हैं नहीं भी मिले, किसी ड्रॉट आ गया सीजन में, तो आपकी कंडीशन खराब हो सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट कहती है कि आपको 100 डेज के एश्योर्ड वर्क देंगे। अगर सपोज वर्क गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही है तो उनके बदले में गवर्नमेंट आपको उतने दिनों के जो भी एक मिनिमम अमाउंट होते हैं, मनरेगा के अमाउंट डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिफर करते हैं, इवन स्टेट में जहां तक मुझे लगता है, तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। तो दिस इज अ गुड स्कीम। अब देखो कुछ और तरीका हो सकता है क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले रूरल एरिया में मनरेगा के साथ में कह सकते हो कि ज्यादा कैनल्स बनाए जाएंगे, रोड बनाए जाएंगे, इन सब में मशीनों का इस्तेमाल कम किया जाए। जैसे आजकल कहीं भी रोड या आप कोई भी कंस्ट्रक्शन देखते होगे, ज्यादा से ज्यादा मशीन लगा दिए जाते हैं। तो उनके जगह पर अगर मैनुअल लेबर को लगा दिया जाए तो इट इज बेटर कि कह सकते हो कि लोगों की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा माइग्रेट नहीं करेंगे। जनरली गांव से लोग जो है शहर की ओर माइग्रेट करते हैं क्योंकि उन्हें काम नहीं मिलता है। अगर गांव में काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि गांव के लोगों को ही रेफरेंस मिलना चाहिए। अब जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर की। डिवीजन ऑफ सेक्टर कहने का मतलब हो गया कि देखो हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, तो स्कूल किस टाइप का सेक्टर है। मान लो एक मजदूर कहीं काम कर रहा है तो वो किस टाइप का सेक्टर है। तो जितनी भी हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज है, दे आर डिवाइडेड ऑन टू कैटेगरीज। वन इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनदर इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होते हैं, ऐसे सेक्टर जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं या गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की कोई भी एक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, या कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो देखो डिफरेंस क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैंने पहले ही कहा। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा, एग्जांपल की अगर बात कर लो तो जैसे ईंट के भट्ठे होते हैं, जो वहां पे काम करने वाला मजदूर, तो वहां पे उसको क्या होगा, उसके वर्किंग आवर फिक्स नहीं होंगे। उसको हो सकता है कि मॉर्निंग 8 से शाम को 5 बजे तक काम करना पड़े और अकॉर्डिंग टू वर्क ही उसको पैसा मिलेगा। जनरली ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक रूल एंड रेगुलेशंस होती है सैलरी की, जो वो फॉलो करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे कोई रूल नहीं होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो आदमी कितना ज्यादा स्किल है। हो सकता है उसको थोड़ी ज्यादा मिल जाए, किसी को हो सकता है कम भी मिले, कोई फिक्स अलाउंसेस नहीं दिए जाते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड नहीं होती है। मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरी आज तबीयत खराब हो गई तो अगले दिन मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल वाले बोलेंगे आपको हटा दिया गया क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि एक दिन एक लेबर नहीं आया, उसके जगह पे दूसरे लेबर को हायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे वर्किंग एटमॉस्फेयर होते हैं, जनरली हम एंजॉय करते हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर बेटरमेंट। जैसे स्कूल में फैन नहीं है, कैसे काम करेंगे, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एसी नहीं है, वी कुड पुट क्वेश्चंस कि एसी काम नहीं कर रहा है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर एक लेबर के रूप में काम कर रहे हो तो आपको जो फैसिलिटी दे रही है कंपनी, दैट इज वेल एनफ। आप डिमांड करेंगे तो हो सकता है कि आप ट्रबल में आ जाए, तो ऐसी दिक्कत आती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी के अलावे अदर एक्सपेंसेस भी मिल सकते हैं या मिलते हैं। अदर एक्सपेंसेस या अदर फैसिलिटीज जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेच्युटी, पीएफ, इस तरह की फैसिलिटीज मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी के अलावा कोई अलाउंसेस नहीं मिलते हैं जनरली, और वहां पे जो छुट्टी होती है वो जनरली पेड लीव होती है। मतलब आपने
सपोज मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी तबीयत खराब है, तो मेरे सिक लीव है, मैं ले सकता हूँ। बट बस इतना सोचो कि आपके घर में जो पेंट करने के लिए आ रहा है वो एक दिन पेंट करने नहीं आया, आपको कहा कि भैया तबीयत खराब थी, क्या आप उसको उस दिन की सैलरी दोगे? अगर वो पर डे सैलरी पे काम कर रहा है, बिल्कुल आप ही नहीं दोगे। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसी तरह काम करता है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में मे बी अगर उसकी छुट्टी बची है तो उसको सैलरी मिल जाएगी उसकी। तो ये थे डिफरेंस ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड का। एग्जाम में इससे 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्टर के डिवीजन की। तो एक हो गए पब्लिक सेक्टर, अनदर इज प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर नाम से पता चल रहा है कि जो पब्लिक के वेलफेयर की, मतलब सिंपल से समझो कि ऐसी कंपनियां जो गवर्नमेंट के ऑन होती है, मतलब जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। और प्राइवेट में क्या हो गए, जो किसी एक इंडिविजुअल की है। जैसे तुम बड़े हो के अगर कोई कंपनी खोलोगे तो ये एक प्राइवेट कंपनी होगी, ना कि एक पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के डिफरेंस की अगर बात करें तो दोनों में डिफरेंस आएंगे दोनों के रोल में। तो मेन जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां होगी उसका जो मेन एम के कह सकते हैं ये लोगों के वेलफेयर के लिए होगी, जबकि प्राइवेट कंपनियों का मेन टारगेट क्या होगा, वो अपना वेलफेयर देखेंगे। मतलब जैसे मैं अपना कंपनी खोल रहा हूं तो मैं सबसे पहले अपना वेलफेयर देखूंगा ना, एम्प्लॉय का बाद में देखूंगा। बल्कि जबकि गवर्नमेंट की कंपनियों की ऐसा नहीं होते हैं, वो लोगों की वेलफेयर की बात करते हैं, उनके एम्प्लॉय की भी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। बट उनका जो मेन टारगेट होता है वो लोगों के वेलफेयर की बात करते हैं। पब्लिक कंपनियां गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती है, जबकि प्राइवेट कंपनी क्या होगी, किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज की जाएगी। पब्लिक कंपनियां में एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं फिक्स होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में कभी भी आप फायर किए जा सकते हो। तो इसलिए लोग देखो सरकारी नौकरी क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि एक बार जॉब हो गई वहां से आपको बार बार, आपकी मर्जी है, इफ यू आर मोर स्किल्ड तो आप बार बार चेंज कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में ही जा सकते हो। बट जनरली लोगों को लगता है कि एक बार गवर्नमेंट जॉब हो गई तो किसी भी कंडीशन में आप निकाले नहीं जाओगे। हालांकि किसी भी कंडीशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मर्डर कर दिया तो आप नहीं निकालो जाओगे, मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन की अगर बात करोगे तो आप निकाले नहीं जा सकते हो। बट जबकि प्राइवेट कंपनियों में ऐसा नहीं होता। सैलरी की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनियों में या प्राइवेट, किस में ज्यादा फायदा होता है बताओ? तुम्हें लगता होगा गवर्नमेंट में, नहीं। गवर्नमेंट कंपनियों में सैलरी जनरली एक फिक्स होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियों में सैलरी अनलिमिटेड होते हैं। अब देखो किसी एक, मान के चलो कि बैंक के मैनेजर, या छोड़ दो तुम एसपी बनोगे या गूगल में अगर कोई एक पोस्ट मिल जाए तुमको, तो दोनों में क्या प्रॉफिटेबल होगा? हो सकते हैं कि एसपी के पावर ज्यादा होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ मनी, मैं ब्लैक मनी की नहीं बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ सैलरी जो होगा, गूगल के जो एक इंजीनियर होंगे उनको सैलरी करोड़ों रुपए तक मिल सकती है। जबकि एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी जो हो सकती है, मुझे लगता है 1 से 1.5 लाख के बीच में ही होगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। कुछ एग्जांपल देख लो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर के। तो इस चैप्टर में इतना ही है। पूरा चैप्टर जो है, मैं लास्ट में फिर से बता रहा हूं कि इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो के लास्ट में मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो फिर से पानी पियो। अगली चैप्टर जो है मनी एंड क्रेडिट, उसकी ओर बढ़ते हैं। अब देखो चैप्टर का नाम ही है मनी एंड क्रेडिट, मतलब हम लोग चैप्टर में पूरे पैसों की बात करेंगे, भले पैकेट में पैसे हो या ना हो। तो मनी है क्या, सिंपल से अगर तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि मनी क्या है, अगर सोचने के आज तक शायद तुमने सोचा नहीं होगा चैप्टर पढ़ने से पहले कि मनी काम क्या करती है। तो मनी वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या हो गया कि देखो मुझे ये शर्ट खरीदने थे, ठीक है, तो मैं दुकानदार के पास गया और मैंने क्या किया, कुछ पैसे दिए उसको, जितने भी दाम होंगे 100, 200, 500 जो भी होंगे, मैंने उसके पैसे दिए। दुकानदार ये शर्ट क्यों बेच रहा था, क्योंकि उसको भी पैसे चाहिए थे। अब उसको पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि उसको जो है अपने घर चलाने हैं। मुझे कपड़े क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी कवर करनी है। तो देखो मेरी जरूरत कपड़े थी, उसकी जरूरत पैसे थे, उसको अपने घर चलाने हैं। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से हमने अपना पैसा खर्च किया, उसने पैसा इसीलिए लिया क्योंकि जो है उसको अपने घर चलाने थे। मतलब एक मनी जो एक ऐसा टर्म है जो मेरी भी जरूरत थी और उसकी भी जरूरत थी। बट क्या मनी हमेशा से था? बिल्कुल नहीं। पहले के टाइम में मनी की जब एग्जिस्टेंस नहीं थी, मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो हम कहते हैं, अभी देखो मनी के क्या क्या फॉर्म है तुम्हारे दिमाग में आता होगा। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, हम करेंसी की जो बात करते हैं, अलग अलग तरह के 10, 20, 50 अलग अलग तरीके के नोट्स हैं, जो कॉइन है,
कॉइन हालांकि अब कम चल रहे हैं बट फिर भी है, बहुत सारी जगहों पे चलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल कर सकते हो, मनी है, फोन पे, यूपीआई जो हम करते हैं, तो ये सारे मनी के जो है एक मीडियम है। लेकिन जब मनी नहीं था, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की हम बात करते हैं कि ये नहीं था, तब क्या हुआ करता था, तो लोग जो है एक दूसरे की चीजों को बदलते थे। जैसे मुझे ये शर्ट चाहिए और सामने वाले को मान के चलो कि सूट चाहिए, तो हम लोग एक दूसरे की चीजों को बदल लेते थे। इस सिस्टम को कहते थे क्या? बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या था कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स ऑफ ईच अदर इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। बट इसमें दिक्कत थी क्या कि मान के चलो कि मुझे उस समय घड़ी तो नहीं थी, बट मान के चलो ये मुझे घड़ी बेचनी है। ठीक है, अब ये घड़ी मुझे बेचनी है और मुझे लेना है शूज। ठीक है, बट सामने वाला को शूज नहीं बेचना है और लेकिन उसको घड़ी लेनी है, तो दिक्कत आती थी। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या डिमांड्स। तो बार्टर सिस्टम की सबसे ज्यादा दिक्कत यही थी, मतलब मुझे जो चीज खरीदनी है तो सबसे पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कौन उसको सेल कर रहा है और उसके बदले में मैं जो चीज उसको दूंगा क्या उसको वो चीज चाहिए। तो ये दिक्कत आती थी। तो इस दिक्कत को धीरे धीरे लोगों ने समझा, रियलाइज किया और एक कॉमन मीडियम निकाला जिसको सबकी जरूरत पड़ती है। वो क्या है? मनी। मनी हम सबका सपना है ना, मनी ही है। भले सपना कोई और हो, लेकिन हम सबका एक कॉमन सपना है क्या? मनी। तुम पढ़ इसीलिए रहे हो क्योंकि तुमको चाहिए मनी। मैं पढ़ा इसीलिए रहा हूं क्योंकि मुझे भी चाहिए मनी। तो अब हम बात करते हैं, ये जो अलग अलग टाइप के नोट्स देखते हो आप, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि यार हमारी कंट्री में इतनी गरीबी क्यों है? क्यों नहीं सरकार जो है पैसे छाप के, ऐसे पैसे कौन छापती है? हमारी कंट्री में पैसे छापने का काम आरबीआई करती है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री में मनी की जो भी टोटल सर्कुलेशन होगी वो आरबीआई करती है। तो मैं क्वेश्चन पे पूछ रहा था कि तुम्हारे मन में कभी आया होगा कि आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती है कि कोई फेस्टिवल है, तुम घर से जैसे सो के उठे, तुम्हारे घर के दरवाजे पे 2-2 करोड़ रुपए रख दिया हो, तो क्या हो जाएगा? कभी लगा नहीं कि गरीबी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, गरीबी इसमें से खत्म नहीं होगी। इसका कारण क्या होगा कि मान लो कि मुझे 2 करोड़ रुपए मिल गए, तो मैं क्या करूंगा? मैं जॉब तो छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये भी बनाना बंद कर दूंगा। अब मैं ये पैसे लेके गोवा घूमने चला जाऊंगा। तुमको भी मिले, तुम भी कहीं चले गए, किसी और को मिले, चला गया। तो क्या होगी? टोटल जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाएगी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर तीनों तबाह हो जाएगा। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट बिना काम के पैसे नहीं देती। समझ आए? तो हमारी कंट्री में जो भी मॉनेटरी कंट्रोल है वो आरबीआई देखती है। आरबीआई क्या क्या काम करती है, आरबीआई के फंक्शंस को देख लो। तो जो नोट देखे हो गया अपने, ये नोट के देखो इस पार्ट में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। ये क्यों लिखा रहता है? क्योंकि यहाँ पे गारंटी दे रही है आरबीआई की, ये जो तुम नोट का टुकड़ा लेके घूम रहे हो ना, इसकी वैल्यू इतने रुपए है और ये गारंटी है। ठीक है ना, कोई तुमको ये नहीं कह सकता बेवकूफ, अगर जाली वाले नोट ले जाओगे उसकी गारंटी नहीं दे रहे हैं, ओरिजिनल वालों की गारंटी दे रहे हैं। तो दूसरा जो आरबीआई का फंक्शन है, बैंक को गाइडलाइन देना कि किसको लोन देना है, नहीं देना है। बैंकिंग के लोन की हम आगे बात करें। और आरबीआई थोड़े से पैसे कैश रिजर्व के रूप में भी रखती है। पूरी कंट्री में जो स्मूथ फंक्शनिंग देख रहे हो, ये टोटल मॉनेटरी का, ये सारा आरबीआई का काम है। मतलब पैसों के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये सारे आरबीआई ही रेगुलेट कर रही है। अब देखो बैंक कैसे काम करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बैंक जो है 2 प्रिंसिपल पे काम करती है। तो एक तो बैंक या तो हम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है या जो है बैंक लोन को ग्रांट करती है। मतलब क्या हो गया कि या तो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं। तो सपोज कि मैंने जो है बैंक में पैसा जमा किया, 1000 रुपए जमा किया, ठीक है, और तुमको बैंक से जो है 500 रुपए लेने रहे। मैं एक छोटा सा अमाउंट बता रहा हूं, समझ जाओ। मैंने 10 लाख, अगर तुमको बड़े में है कि मैंने 10 लाख जमा किया और तुमको बैंक से 5 लाख लेने हैं, तो मैं 10 लाख जैसे ही बैंक में जमा किया तो बैंक के पास पैसा आया और तुमने 5 लाख लिया, तो बैंक ने मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिया। लेकिन तुम चूंकि बैंक से लोन ले रहे हो तो बैंक तुमसे थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करेगी। ठीक है, तो यही जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है यही बैंक की अर्निंग होती है। समझ आया? अब एक क्वेश्चन है, चेक क्या होते हैं? तुमने देखा होगा जनरली हमें जब किसी को कैश देना होता है, हमारे पास कैश नहीं होता है। अब तो जो है सिस्टम एडवांस हो गई है, हम तुरंत से फोन पे या अलग अलग यूपीआई कर सकते हैं। बट अगर सपोज कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है और मुझे पता है कि एक सर्टेन डेट में पैसा आएंगे,
बट आदमी बोल रहा है कि मुझे पैसे चाहिए ही, तो मैं क्या करूंगा कि अप टू 3 मंथ चेक की वैलिडिटी होती है कि सपोज आज 25 दिसंबर है, तो मैं 26 या 28 या 29 जब मुझे लगते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, उस डेट का मैं जो है एक चेक उस आदमी को दे दूंगा। वो आदमी भी खुश हो गया कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, एक सर्टेन डेट में ही मिलेंगे बट पैसे उसको मिल जाएंगे और उसको बहुत ज्यादा करेंसी कैरी करने में दिक्कत भी नहीं होगी। तो चेक के अलग अलग टाइप होते हैं, आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बट सिंपल से समझो कि चेक जो है किसी आदमी के नाम पे भी हो सकते हैं, उसके अकाउंट नंबर पे भी हो सकते हैं, या वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रेडिट सिचुएशन की या लोन एक्टिविटीज की। तो इसमें एक वर्ड है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, दैट इज कोलेटरल। अब ये क्या है, सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो सपोज कि मुझे जो है पैसे की जरूरत है, मैं बैंक में गया, मैंने बैंक को बोला कि मुझे 10 करोड़ चाहिए। बैंक वाले एक बार देखेंगे कि भैया कौन आया है, तो उन्होंने देखा कि चलो एक स्कूल से टीचर आए हैं, उनको 10 करोड़ है चाहिए। तो 10 करोड़ की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, तो बैंक हमसे पूछेगा कि सपोज आप लोन नहीं पे कर पाए, लोन की एक जो EMI होती है वो अगर आप नहीं पे कर पाए तो हम पैसे कहां से रिकवर करेंगे। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरी सैलरी से कर लेना, बट मेरी सैलरी जो है सपोज 2 करोड़ 5 करोड़ अगर मैं उठा रहा हूं तो उसके हिसाब से तो नहीं हो सकती। तो द थिंग इज दैट मुझे बैंक में कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा उतने वैल्यू की, या उससे थोड़ी कम वैल्यू भी चलेगी, कि अगर बैंक को मैं पैसे नहीं लौटा पाया तो बैंक मेरी ये प्रॉपर्टी जो है सीज कर सकती है। तो दैट टर्म इज कॉल्ड कोलेटरल। मतलब कोलेटरल क्या है कि एक बैंक के पास जमा पूंजी है कि इन केस अगर मैं बैंक को पैसे नहीं लौटा पाया तो बैंक वो मेरी प्रॉपर्टी सीज करके सेल कर सकती है, या वो जो भी करे उससे हमें क्या मतलब है। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये क्रेडिट कार्ड या लोन अच्छा है या खराब है। देखो, लोन जो है अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। इसके लिए बुक में 2 केस स्टडी है, दोनों को पढ़ना जरूर। एग्जाम में दोनों से क्वेश्चंस आए हैं। देखो, केस स्टडी में जो है सलीम की बात हो रही है कि सलीम जो है फेस्टिवल सीजन, या तो दुर्गा पूजा रहे होंगे, ईद रही होगी, जनरली इन सब में जो है लोग शूज या नए कपड़े ज्यादा खरीदते हैं। तो सलीम ने जो है पैसे मार्केट से उधार उठाए, उसको जो भी शूज का ऑर्डर था उसने पूरे किए, प्रॉफिट कमाया और पैसे रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे उसने जो लोन लिया ये उसके लिए फायदेमंद हुआ। दूसरा जो केस है उसमें क्या हुआ, स्वप्ना एक फार्मर है, उसने पैसे लिए कि फसल अच्छी होगी, बट उस साल फसल खराब हो गई। अगले साल फिर से लोन लिए कि इस बार फसल अच्छी हो गई तो पिछले साल का लोन चुका देंगे और इस बार का भी, बट इस बार भी फसल बहुत अच्छी नहीं हुई। तो यहाँ पे कह सकते हो कि डेब्ट जो है एक ट्रैप बन गया। तो बहुत सारे फार्मर आपने देखा होगा न्यूज में कि सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि लोन लेते हैं और उम्मीद के मुताबिक जो है फसल नहीं होते हैं, जिसके कारण उनको जो है एक लोन कह सकते हो जी का जंजाल जिसको कहते हैं ना, वो बन जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि सुसाइड इज नॉट द गुड ऑप्शंस, ठीक है। देखो, लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके सॉल्यूशन नहीं है। अब तुमको कहना आसान होगा कि जो जिस फेस कर रहा है वही जानता है, बट देखो कोई भी आदमी जो है अगर सुसाइड कर लेगा तो क्या उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। उसके बाद में जो लोग हैं उनको और ज्यादा सफर करना पड़ता है। तो मैं सिंपल से चीजें यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम कितना भी हो उससे फेस करो और हो सकता है कि सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन मिलेगा, थोड़ी टाइम लगेंगे बट सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखो, एक लोन जो है किसी के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है और एक लोन जो है किसी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये 2 केस स्टडी से आपको समझ में आएगा। अब लोग लोन कहां से लेते हैं? तो लोन लेने के 2 सोर्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, एक होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब हो गया, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब बात करें कि जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे वो बैंक हो गए या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। और इनफॉर्मल से सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या हो गया? इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें तो ऐसे सोर्स हो गए जैसे कि मान लो तुम किसी फ्रेंड से ले लिए, किसी मनी लेंडर से ले लिए या किसी रिलेटिव से ले लिए। तो दोनों की डिफरेंस की अगर बात करें तो देखो, लोन जनरली फार्मर्स तभी लेते हैं मनी लेंडर्स या किसी और से जब उनको बैंक नहीं देती है तब। तो इनके डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो होते हैं
उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होते हैं, जबकि जब हम लोग किसी फ्रेंड या रिलेटिव से लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। हालांकि दिक्कत ये होती है फॉर्मल सेक्टर में कि आप जब भी लोन लेने जाओ कोई ना कोई कोलेटरल जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, जबकि फ्रेंड्स या रिलेटिव पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे या एक वाइट डॉक्यूमेंट पे ही आपने लिख के दे दिया कि हम आपसे लोन लिए हैं, उतना ही चल जाता है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट जो होते हैं आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन से फॉलो करते हैं। एक सर्टेन % तक ही लोन का जो इंटरेस्ट हो सकता है वहां पे हो सकता है, जबकि इनफॉर्मल में जो है लोन ऑफ इंटरेस्ट उस आपके उस पर्सन के साथ रिलेशन पे डिपेंड करते हैं या आप दोनों की बातचीत पे डिपेंड करते हैं, आपने कितने पे उसको जो है मना लिया। फॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स प्रूफ। यहाँ पे कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती है। जनरली एक ही डॉक्यूमेंटेशन लेंगे वो कि आपने पैसा लिया है, इसकी गारंटी जो है एक पेपर पे आप साइन कर दो, बस। एग्जाम्पल दोनों के देख लो कि मैंने पहले भी बताया कि ये बैंक आएंगे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल फ्रेंड्स, रिलेटिव, ये सारे आते हैं। अब देखो इसका लास्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेल्फ हेल्प मतलब खुद का हेल्प है। तो ये क्या होते हैं कि जनरली एक ग्रुप को मिला दिया जाता है जहां पे बिना कोई कोलेटरल का लोगों को लोन प्रोवाइड किया जाए। ये छोटे छोटे बिजनेस सेटअप करने के लिए होता है या छोटे स्टार्टअप करने के लिए होता है। खास करके महिलाओं को जो है इसमें जोड़ने की ज्यादा कोशिश होती है। तो ये 20 से 30 लोगों का एक ग्रुप हो सकता है जहां बिना कोई कोलेटरल के लोन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और है जो अक्सर इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज ग्रामीण बैंक। दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन बांग्लादेश। तो ये एक अच्छा कंसेप्ट है। इस तरह के कंसेप्ट इंडिया में भी अभी है, जैसे खास करके मुंबई के स्लम एरिया में ये काम करते हैं। इसमें देखो होते क्या है ना कि रूरल एरिया में जो लोग काम करते हैं या जो लोग पुअर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि दिन भर जो मजदूरी कर रहे हैं उनके बाद भी जो उनकी सेविंग है वो कुछ पैसा जो है बैंक में जमा करे। तो अब बैंक ने एक बड़ा अच्छा स्कीम निकाला कि जो भी आपकी सेविंग है सर्टेन 50 रुपए ही आपको पर डे जमा करना है। तो बहुत ज्यादा नहीं है, 50 रुपए जो डेली के काम कर रहे हैं वो मजदूरी के काम कर रहे हैं वो 50 रुपया सेविंग कर सकते हैं पर डे। तो बैंक एक सर्टेन टाइम में आपके घर में आएगी और आपसे वो पैसे ले लेगी। तो ये बड़ा अच्छा स्कीम है। अब महीने का 1500 रुपया अगर जमा कर रहे हो तो साल भर के 18,000 रुपया जमा कर ले रहे हो। अगर तुम आईफोन खरीदने की सोच रहे हो तो ये बहुत कम है, बट द थिंग इज दैट अगर तुम एक बेसिक फोन खरीदने की सोच रहे हो तो सोचो कितना ज्यादा है ये। तो गाँव के जो लोग होते हैं या जो मजदूर होते हैं उनके लिए 18,000 की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है अभी भी। तो इस चैप्टर में इतना ही। अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। और एक ही वीडियो में मैं पूरा इकोनॉमिक्स कवर कर रहा हूं, आप देख ही रहो यहाँ तक। और अगली वीडियो की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेचना है ना। तो ये ग्लोबलाइजेशन है। हालांकि ये कंसेप्ट जो है ऐसा कहोगे कि बिल्कुल नया नहीं है। ये अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख रहे हो तो क्या इंडिया से मेसोपोटामिया या और कंट्री में ट्रेड नहीं होता था? क्या अगर और बाद मुगल के पीरियड में भी देख लो तब भी ट्रेड होते थे, अभी भी होते हैं। बट अब उस समय क्या होते थे, कोई एक फिक्स ट्रेडर नहीं होता था जो पूरी दुनिया में ट्रेड करते थे। अब क्या है कि एक फिक्स ट्रेडर है जो पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब एक ही नहीं है, एक जैसे ऐसे ट्रेडर हैं जो पूरी दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं। अब देखो एमएनसी बिजनेस कैसे करती है। एमएनसी हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होती है। जनरली हमें लगता है क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अकेले ही बिजनेस करती है, ऐसा नहीं है। एमएनसीज, बहुत सारे ऐसे एमएनसीज हैं जो छोटी कंपनियों के साथ मिलकर बिजनेस करती है। जैसे केटीएम, सिंपल से नाम ले लो कि केटीएम बाइक आपने देखी होगी, बहुत सारे के पास होगा आपके पास। तो केटीएम एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में बजाज के साथ बिजनेस कर रही है। एक समय फोर्ड जो इंडिया में महिंद्रा के साथ बिजनेस कर रही थी। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम दोनों की बात करेंगे कि इससे क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो इसका इम्पैक्ट की अगर हम बात करोगे कि अभी देखो केटीएम अगर इंडिया में आई है तो इसका क्या फायदा हुआ, सीधी सी बात करोगे कि देखो
बजाज के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिली कि केटीएम के इंजन के साथ वो देख सके, समझ सके। और केटीएम को क्या फायदा हो गया? केटीएम को फायदा हो गया कि इंडिया में उतने ज्यादा आउटलेट या सर्विसिंग सेंटर खोलने की उनको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बजाज के ऑलरेडी है। अब एमएनसी के जो बिजनेस होते हैं, देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड है, तो किसी कंट्री में अगर उसको लॉस भी हो रहा है तो वो क्या करेगी? प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री से आके मैनेज कर लेती है। तो वहां पे छोटी कंपनियों को एग्जिस्टेंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। वो लोकल ट्रेडर से भी गुड्स को परचेज करते हैं और सप्लाई करते हैं। और एमएनसी जो है जिस कंट्री में जाएगी वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। तो दीज आर द वे थ्रू एमएनसीज आर, यू कैन से दैट, गेटिंग बिजनेस। सीधे से वर्ड्स में कहें तो एमएनसी बिजनेस कैसे करती है? तो एमएनसी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंट्री में, ज्वाइंट वेंचर भी करती है, लोकल कंपनियों को हो सके तो खरीद भी लेगी छोटी छोटी कंपनियों को, और या तो लोकल कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। अब देखो होता क्या है फॉरेन ट्रेड? जब हम अपने गुड्स को किसी और कंट्री में सेल करेंगे देन इट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। बहुत सिंपल सा है। तो इसका फायदा क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में सेल कर सकते हैं। अब कंज्यूमर को जो है ज्यादा चॉइस मिलते हैं। अब देखो हम मैगी खाते हैं, मैगी जो है मेड इन इंडिया हो सकता है, बट प्रोडक्ट जो है दूसरे कंट्री के हैं, तो हमारे पास एक बेहतर चॉइस आई ना। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास बेहतर आइडिया, बेहतर टेक्नोलॉजी आती है। इससे हमारे लोकल प्रोड्यूसर को भी फायदा है कि मान लो कि एक कंपनी है, जैसे हीरो ने होंडा के साथ सपोज टाई अप किया है, या मारुति ने सुजुकी के साथ टाई अप किया। हालांकि हीरो होंडा के ब्रेकअप हो चुके हैं अभी, बट मारुति ने सुजुकी के साथ टाई अप किया है। तो सुजुकी जैसे इंडिया में प्रोडक्ट बेच कर रही है, मारुति भी तो टाई अप करके कह सकती है कि भैया हम भी प्रोडक्ट अब दूसरे कंट्री में बेचेंगे। तो मारुति के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, और इससे एज अ कंज्यूमर फायदा होता है। देखो मोबाइल में अभी कितनी सारी कंपनियां हैं, तो एक रेस सी लगी है ना कि अलग अलग कंट्री की जो कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ आई हुई है, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, रेडमी हो, और पता नहीं कितने सारे कंपनियां हैं। तो हमारे लिए क्या है कि मार्केट एक ओपन है। अगर सपोज एक ही कंपनी रहे, हमारी खुद की इंडियन ही कंपनी रहे, तो उसकी मोनोपोली रहेगी, वो जाएगी जैसा प्रोडक्ट वैसा बनाएगी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? मार्केट लिमिटेड हो जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन को जो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे फैक्टर जो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, क्या? तो सबसे पहला कि बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कॉल सेंटर इंडिया में सेटअप करके रखा है। तो इंडिया से लोग क्या करते हैं कि फोन या उनके कोई भी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, तो वहां से जो है वो इंडियन को कॉल कर रहे हैं, मतलब इंडिया में जो कि कस्टमर सेंटर है, तो इंडिया में कॉल कर रहे हैं और इंडियन उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। अब देखो क्या ग्लोबलाइजेशन हमेशा फायदा होता है? बिल्कुल नहीं, ग्लोबलाइजेशन लॉस भी कर सकता है। कैसे? कि मान के चलो कि हमारे यहाँ हमने बाहर के कंपनियों को पूरा ओपन कर दिया, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो लोकल ट्रेडर है उनके लिए लॉस हो सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्रेड बैरियर लाती है। ट्रेड बैरियर का मतलब क्या हो गया? बैरियर का मतलब आप समझ रहे हो, ट्रेड के साथ में बैरियर, कि गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स बढ़ा देती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आईफोन में जो है इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स है। इसका कारण है एप्पल ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में बनाए, ना कि बाहर से लाए। अब इंडिया में बनाने का क्या फायदा होगा? इंडिया में बनाने का फायदा होगा कि यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो कभी कभी क्या करती है गवर्नमेंट, ट्रेड बैरियर को बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देती है, कभी बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देती है। अब नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। देखो ग्लोबलाइजेशन के बाद नेक्स्ट वर्ड आया लिबरलाइजेशन आया। लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया कि ये जो ट्रेड बैरियर है ये खत्म होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो कर सकते हो, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए। हम अपने प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं, कोई भी कंट्री हमारे यहाँ प्रोडक्ट बेच सकता है, बट इसमें लॉस होता है। जैसे मैंने बताया ट्रेड बैरियर का डेफिनेशन जब बता रहा था, तो इसीलिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी बहुत सारे कंट्री जो है स्ट्रिक्ट करके लगते हैं। हालांकि लिबरलाइजेशन होने से फायदा होता है कि बहुत सारी चीजें जो है हम दूसरे कंट्री से सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। होगा क्या कि मान के चलो ये एक टेलीविजन है जो इंडियन कंपनी 10,000 रुपए में बना रही है। अब यही टेलीविजन कोई फॉरेन की कंपनी 5,000 रुपए में बना रही है, तो एज अ कंज्यूमर हम 5,000 रुपए वाला ही लेंगे, क्योंकि हमें सस्ते चीजों की खरीदने की आदत होती है। ठीक है, 10,000 वाले जो कंपनी बना रही है हमारे यहाँ बर्बाद हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये दुनिया भर में एक ट्रेड अच्छा बहाल करने की कोशिश करती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेन एम की अगर बात करें, पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड की बात करती है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी कंट्रीज के जो इसके एसोसिएट मेंबर हैं
उनके बीच में बिजनेस करने की ये बात करती है। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, किसी भी तरीके के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैरियर नहीं होना चाहिए, इसकी भी ये बात करती है। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक भी है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसकी पॉलिसी जो होती है जनरली अमीर कंट्री जितने हैं वही सारे डोमिनेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इंडिया में कुछ इम्पैक्ट हुआ है। बिल्कुल हुआ है, पॉजिटिव भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है। तो पहले हम पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमारे यहाँ जो हम गुड्स परचेज करते थे उनकी क्वालिटी बेहतर हुई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों की कर सकते हैं वो ज्यादा बेहतर हुआ है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अब हमारे यहाँ बिजनेस करने के लिए आ रही है या आ चुकी हैं, जो कि इंडिया में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे यहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। हमारी खुद की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, एग्जांपल ये सारे देख लो, जो एमएनसी के कैटेगरीज में आ गए। तो इसका फायदा क्या हुआ कि हमारी कंपनियां अब दूसरे कंट्री में बिजनेस कर रही है, और रिजल्ट हुआ कि वी कम्स अंडर द एमएनसी। जॉब्स खास करके आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, और हमारे यहाँ के लोग इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है जॉब कर रहे हैं। एंड एज अ डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर इट हैज हेल्प अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, मतलब कि हमारे यहाँ के जो छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको बाहर से भी फंड मिल रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट है कि हमारे बिजनेस जो है अब बड़े सेक्टर में फैल रहे हैं। तो एज अ डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर अगर हम बात करें तो हमारे बिजनेस को या हमारे आइडियाज को अब बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। अब इसके लॉस की बात करें तो हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं दूसरे कंट्री में जाके एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो कह सकते हो कि हमारे यहाँ स्किल्ड लोग दूसरे कंट्री चले जा रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा खत्म होना चाहिए था उतना ज्यादा खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट, छोटे छोटे इंडस्ट्री जो कह सकते हो लगभग खत्म हुए जा रहे हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा कैपिटल है वही मार्केट में सेटअप हो रहे हैं। तो दीज आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो चलो, कैसा लगा ये वीडियोस मुझे बताना, और मिलते हैं अगली वीडियोस में, जहाँ पे हम पूरी एक एक वीडियो में ही, जैसे इस एक वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स आपका कवर हो गया, अगले वीडियोस में हम ज्योग्राफी एक ही वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सिविक्स आएंगे, उसके बाद हिस्ट्री आएंगे। एक ही वीडियो में पूरे सोशल साइंस कवर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हिस्ट्री में जो पोर्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और एकदम से शॉर्ट में बता देने से क्या होगा, आपको ज़्यादातर चीज़ें छूट जाएगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है कि 80 to 90% या हो सकता है 90+ ही % है आपको कवर करने की, आप देख लेना। तो जैसा ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज दूंगा, तो अब आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर वाइज आप देख लेना, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करना, और तुम्हारे जो फ्रेंड होंगे जिनको इसको जरूरत होगी ऐसे वीडियोस की, उनके लिए चैनल को रिकमेंड करो। बाय बाय, थैंक यू।